अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर क्लास। आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करें, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ चैप्टर नंबर 24 और टॉपिक जो है इसका वो है एवोल्यूशन। सबसे पहले सिंपली हम एवोल्यूशन को देखते हैं कि एवोल्यूशन फिनोमेना है क्या। एवोल्यूशन जो टर्म है इसका मतलब होता है इर्तिका। बेसिकली इर्तिका या एवोल्यूशन का मतलब ये होगा कि वक्त गुज़रने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम पास होता गया उसके साथ साथ बहुत सी चेंजेस आती गई ऑर्गेनिज़म्स के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उन तमाम चेंजेस के रिजल्टेंट में क्या हुआ कि ऑर्गेनिज़म अपनी सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। सो ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी का जो सफ़र है दैट इज़ बेसिकली सेड टू बी द एवोल्यूशन या एडवांसमेंट हम कहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो जो चेंजिंग आती जाती हैं और जो कि एडवांसमेंट फाइनली जो है किसी ऑर्गेनिज़म के अंदर हो या फिर मॉडिफिकेशन की जो वजह बने उसको हम एवोल्यूशन का नाम देते हैं। एवोल्यूशन जो है उसमें आज का जो लेक्चर है उसमें हम जिन जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे उसमें सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन है, फिर हम दो बहुत इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी थेरीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साइंटिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन है एवोल्यूशन में कि उन्होंने टाइम के साथ साथ अपने अपने टाइम पीरियड में जो जो काम किया या डिस्कवरीज़ की। फिर उसके बाद हम सबसे अहम एक पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज़ एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव आंसर भी है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एवोल्यूशन। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि एवोल्यूशन विच मीन्स द इर्तिका। सबसे पहले अगर हम उसको डिफ़ाइन करें तो एवोल्यूशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। It refers to the process that have transformed life on earth from its earliest form to the vast diversity that we observe today. एक ऐसा प्रोसेस है एवोल्यूशन जिसने लाइफ को अर्थ के ऊपर इस तरह से चेंज किया है कि वो अपनी अर्ली फॉर्म से आज जो हमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आती है वो इसी एवोल्यूशन के रिजल्टेंट में। वही बात के टाइम गुजरने के साथ साथ कुछ ऐसी चेंजिंग आती गई कि जिसने ऑर्गेनिज़म को उसकी सिंपल फॉर्म से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हम उसको मॉडिफाइड फॉर्म का नाम भी देते हैं। तो मॉडिफिकेशन कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बेस किसके ऊपर करती है? एवोल्यूशन की जो मेनली बेसिस है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन का जो आपस में इंटरेक्शन होता है विद इन देयर इकोसिस्टम, और प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे इन एवोल्यूशन या चेंजेस को लाने में क्लाइमेट का बहुत बड़ा हाथ होता है कि अर्थ के ऊपर चेंजेस किस तरह की आ रही हैं जो कि उस ऑर्गेनिजम्स को आया सरवाइव करने के लिए ज़रूरी भी हैं या नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली एवोल्यूशनरी प्रोसेस में बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। आपने एवोल्यूशन का जब कभी हम नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एकदम से एक बहुत फेमस साइंटिस्ट दैट इज़ डार्विन, राइट। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या डार्विनिज्म उसके बारे में आता है। तो हम यहाँ थोड़ा उसके बैकग्राउंड में जाके देखेंगे कि जो एवोल्यूशन है उसकी मेनली थ्योरीज कौन कौन सी थी जो इनिशियली थी, राइट। तो दो ग्रुप थे साइंटिस्ट के, या दो आप थेरीज़ कह लें कि जिनमें साइंटिस्ट दो अन्य अपने आप को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था कि दो अलग अलग थेरीज़ को सपोर्ट करने वाले थे, राइट। तो उन जो दो थेरीज़ को सपोर्ट करने वाले थे उनमें एक जो थेरी थी वो थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन था और इस पे बिलीव करने वालों को क्रिएशनिस्ट कहा जाता था, ठीक है। और दूसरी जो थेरी थी दैट वाज थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या थेरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसके ऊपर बिलीव करने वालों को एवोल्यूशनिस्ट कहा जाता था। अब ये दोनों बेसिकली थेरीज़ हैं क्या? एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसके ऊपर बहुत हद तक इबाम भी ये पाया जाता है, क्योंकि जब इसको रिलीजियस स्टडीज़ की, क्योंकि वो इंसान को भी एवोल्यूशनरी ही प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं कि विद द अर्लियर टाइम में देयर वाज नो क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन, उससे पहले किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एंड लेटर ऑन मॉडिफिकेशन के रिजल्ट में इंसान की फॉर्मेशन हुई है, विच इज़ नॉट ट्रू। बहुत से जो रिलीजियस और फिलोसफर्स हैं वो टोटली इस आइडिया को, एवोल्यूशनरी आइडिया को रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट द केस कि स्पेसिफिकली इंसान की ही शक्ल में क्रिएट हुआ है, राइट। तो हम इन दोनों थेरीज़ को डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं कि थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है और थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है। जो अर्लियर जो थेरी थी दैट वाज अ थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन,
जिसके ऊपर बिलीव करने वालों को क्रिएशनिस्ट कहा जाता है। वन ऑफ द वेरी फेमस साइंटिस्ट जो कि इसी ग्रुप ऑफ बिलीवर से बिलोंग करता है, जो कि क्रिएशनिस्ट हैं, क्रिएशनिस्ट पे बिलीव करते हैं, तो दैट इज़ कार्लस लीनियस। जबकि एवोल्यूशनिस्ट में हमें जो सबसे फेमस नाम नज़र आता है दैट इज़ डार्विन। क्रिएशनिस्ट बेसिकली या थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के मुताबिक हर एक ऑर्गेनिज्म स्पेशली और स्पेसिफिकली अपनी उसी फॉर्म में ही क्रिएट किया गया है, बाय द naturally created है, right? So as we Muslim believe on this thing कि Allah Almighty created every human being, every organism, so it also come into the concept of थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हर एक ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिकली अपनी उसी फॉर्म के अंदर ही क्रिएट किया गया है, वो किसी एवोल्यूशन के प्रोसेस के रिजल्टेंट में नहीं बना है। सो दिस इज सेड टू बी द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कॉन्ट्रेरी टू दिस वन, दूसरी तरफ हम देखते हैं तो दूसरी थ्योरी है दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या एवोल्यूशनिस्ट क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिजम्स में चेंजिंग आती गई और नेचर ने सिलेक्ट किया बेस्ट और फिट ऑर्गेनिज्म, जो कि डार्विन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी था जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और एवोल्यूशन में इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है वो हमें कंट्रीब्यूशन डार्विन की नज़र आती है, बिकॉज इसने एक बड़ा सॉलिड सा आइडिया दिया अलॉन्ग विद एविडेंस। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो कि डार्विन ने बेसिकली पेश की थी, तो उसमें उसने ये बताया ये था कि नेचर सिलेक्ट करता है बेस्ट और फिट ऑर्गेनिज्म को, जो नेचुरल चेंजेस के मुताबिक ऑर्गेनिज्म एडजस्ट हो जाएगा, वो उसकी आगे जो है वो प्रोजनी मज़ीद आगे सर्वाइव करेगी, बाकी जो है वो ऑर्गेनिज्म क्या होते जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट होते जाएंगे, मज़ीद उनके अंदर कोई एवोल्यूशन का फिनोमेना नहीं होगा या वो चेंज नहीं होगा। सो दैट वाज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसकी एग्जांपल के तौर पे हम एक्सप्लेन करने के लिए डायनासोर्स की एग्जांपल लेते हैं कि डायनासोर्स को अगर हम देखें तो आपको करंटली अब सिचुएशन, इस वाली सिचुएशन में बहुत से प्लांट की स्पीशीज़ और एनिमल की स्पीशीज़, जिसमें डायनासोर और प्लांट की स्पीशीज़ में हम कहेंगे कि बहुत से ट्रिडोफाइट्स की एग्जांपल आप ले लें कि वो आपको एक्सटिंक्ट मिलते हैं, वो आपको नहीं मिलते। रीज़न उसकी क्या थी कि एक टाइम में जब डायनासोर थे तो क्लाइमेट में कुछ इस तरह का चेंज आया कि डायनासोर की जो पॉपुलेशन थी वो उसके साथ कोप नहीं कर सके, वो उसके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके, लिहाजा नेचर ने उनको सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, वो एक्सटिंक्ट होगी। सो ये एक एविडेंस के तौर पे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में पेश किया जाता है। आगे हम इस चैप्टर में नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन के काम को बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इसका इनिशियल इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट के वर्क की। आपकी बुक में पूरा टेबल मेंशन है, ठीक है, उस टेबल के अंदर हर एक साइंटिस्ट का टाइम पीरियड और उसके साथ साथ उसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एवोल्यूशन है। हम वन बाय वन साइंटिस्ट के काम को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो कार्लस लीनियस का काम है। कार्लस लीनियस का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1707 टू 1778 का है। इसने जो काम किया था वो ही ऑर्डर इन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 5 में आपने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा और वहाँ इस साइंटिस्ट का नाम आपने पढ़ा है कार्लस लीनियस। तो बेसिकली बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज़ वन ऑफ द फिनोमेना ऑफ टेक्सोनमी, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन की जाती है और जो क्लासिफिकेशन है वो एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के मुताबिक, यानी एवोल्यूशनरी जो उसके फिलोजेनेटिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेस पे की गई है। सो इसलिए इसका वर्क जो है वो एवोल्यूशन के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। दूसरे नंबर पे जो काम है वो लेमार्क है। इसने एक टाइम में इसने जो अपना आइडिया पेश किया था, अपनी थ्योरी पेश की थी, जिसको लेमार्किनिज्म का नाम भी दिया जाता है, बिफोर डार्विन टाइम पीरियड, राइट। तो इसको भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी, बहुत फेमस थी इसकी थ्योरी। सो टाइम ड्यूरेशन इसका जो है वो 1744 से 1728 तक है एंड ही प्रेजेंट अ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसको थ्योरी और लेमार्किनिज्म का नाम भी दिया जाता है। आगे इसी चैप्टर में लेमार्किनिज्म के दोनों पॉइंट्स को हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। थर्ड जो है साइंटिस्ट दैट इज़ अ मैल्थस। मैल्थस 1766 से 1834 तक इसका टाइम ड्यूरेशन है और इसका जो काम था एवोल्यूशन में वो इसने एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन पेश किया था। नेक्स्ट उसके बाद क्यूबियर का काम है। टाइम ड्यूरेशन जो है इनका दैट इज़ 1769 टू 1832 है। क्यूबियर का काम जो था एवोल्यूशन में साइंस ऑफ पैलियोंटोलॉजी, अर्थ हिस्ट्री अबाउट कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म जो है
वो ज़मीन पे आने वाले जो कुदरती हम कहेंगे, एक बड़ी स्पेसिफिक सी टर्म हम यूज़ करते हैं, कैटास्ट्रॉफिक टर्म, कि ज़मीन के ऊपर जो अचानक से एक तब्दीलियाँ होती हैं, जैसा कि आप अर्थक्वेक की बात कर लें या फिर उसके अलावा कुछ और जो कैजुअल कुछ और इस तरह की जो नेचुरल चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस के रिजल्टेड में क्या था कि वो चेंज हुई, यानी वो एवोल्यूशन को ना इसकी बेस बनाता था कि अर्थ की जो कैटास्ट्रोफिज़म है, राइट, या जो उसके अंदर आने वाला जो चेंज है, वो बेसिकली वजह बनता है एवोल्यूशन की, के टाइम के साथ साथ जो है वो फॉसिलाइज होते हैं। और यही इसका जो काम था कैटास्ट्रोफिज़म, वो लेटर ऑन पैलेंटोलॉजी के अंदर भी बड़ी अहमियत का हामिल था। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो लायल है, 1797 टू 1875 का ड्यूरेशन है इनका, और इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी पेश किया था, यानी अर्थ की ओवरऑल जो स्टडी थी उससे रिलेटेड पेश किया था कि जी एवोल्यूशन में उसका कितना रोल होगा। द नेक्स्ट वन वी हैव द डार्विन, वेरी फेमस साइंटिस्ट। डार्विनिज़म की थ्योरी आज भी प्रिवेल करती है, आज भी इसके ऊपर बिलीव किया जाता है। नंबर ऑफ एविडेंसेस आर देयर कि जिसमें डार्विन की थ्योरी जो है वो एक्सेप्ट की जाती है। आगे हम डिटेल में इस साइंटिस्ट का काम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ इनिशियल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। 1809 से 1822 इसका टाइम ड्यूरेशन है। काम इसने क्या किया था, इसका हम पूरी स्टोरी डिस्कस करेंगे कि जी इसने अपना एक सफ़र शुरू किया था, बीगल नामी एक आइलैंड था, वहाँ पे अपना सफ़र शुरू किया था। वहाँ इसने प्लांट्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को ऑब्ज़र्व किया, और ऑब्ज़र्व करने के बाद वापस आके एक अपना पेपर राइट डाउन किया जिसके अंदर इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में डिस्क्राइब किया। तो मेनली इसका जो है वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर काम है, जो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला जो नाम है साइंटिस्ट का, दैट इज़ मेंडल, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1822 टू 1884 है। मेंडल का काम जो है इसी पार्ट 2 में हम चैप्टर नंबर 22 बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेंथी चैप्टर है पार्ट 2 का, पार्ट 2 की बायोलॉजी बुक का, तो उसमें हम इसके काम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, जिसने जीन्स को इनिशली जो डिस्कवरी थी, राइट, उसके बारे में, दो कि वो जीन के बारे में जानता नहीं था, लेकिन इसने जो अपने लॉज पेश किए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम भी देते हैं, तो वो बहुत अहमियत के हामिल थे इस एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट उसके बाद वेलिस नामी साइंटिस्ट का एक काम है, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1823 टू 1913 है। इसने डार्विन के साथ मिलके जो है वो काम किया था, और अपना जो ऐसे था वो, क्योंकि इसका जो काम है और डार्विन का जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पे काम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। आगे आके हम मज़ीद इसके काम को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। ये था कुछ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एवोल्यूशन, या इन एवोल्यूशन जो साइंस है उसके अंदर ये फेमस कुछ साइंटिस्ट थे जिनका काम बहुत अहमियत का हामिल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने मेन पॉइंट की, दैट इज़ एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट्स। एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, ये एक ऐसी चेंजेस हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि जिसमें लाइफ अर्थ के ऊपर किस तरह से पॉसिबल हुई, ठीक है। उसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा बहस में एक पॉइंट आता है कि जी ज़मीन के ऊपर लाइफ का स्टार्ट किस तरह से हुआ, हाउ डज़ द ओरिजिन ऑफ अ लाइफ स्टार्ट ऑन अर्थ, राइट। क्योंकि इनिशियली अगर देखा जाए तो अर्थ के बारे में जो डिस्कवरीज़ हैं, या अर्थ के बारे में जो जो पॉइंट हमें सुनने को मिलते हैं, और ये देखिए जी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, यहाँ पे कोई ऐसी प्लांट लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो कैसे अर्थ के अंदर ये सारी चेंजेस आई जिसके रिजल्टेंट में वहाँ पे प्लांट लाइफ भी हो गई, वहाँ पे एनिमल लाइफ भी होगी, और वो अपनी सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी बन गई। तो ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें सेल की टाइप की बेस पे, तो हम जानते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं सेल की, जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म को भी क्लासीफाई किया जाता है। वो उसमें एक प्रोकैरियोट है और दूसरी है उसमें यूकैरियोट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि जो अर्लियर डेवलपिंग ऑर्गेनिजम्स थे दैट वर द प्रोकैरियोट, और उनसे डिराइव हुए एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इस पूरे पॉइंट के अंदर हम उसके दो हाइपोथेसिस को भी एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस तरह इसको प्रूव करते हैं। एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स में जो पहली अहम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है वो गर्म पानी के चश्मों को कहा जाता है, जो ज़मीन के ऊपर एक नेचुरल आप कह लें कि फिनोमेना है। बिल्कुल ऐसे जैसे आम पानी के चश्मों को आप देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह गर्म पानी के चश्मे भी हैं
दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज भी गर्म पानी यानी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वहाँ पे पाए जाते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। अमेरिका का एक येलोस्टोन नेशनल पार्क है जहाँ पे आज भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स पाए जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ से एक बैक्टीरिया को ऑब्टेन किया गया है जिसके बारे में जिसको थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया कहा जाता है। आप चैप्टर नंबर 23 में इस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। तो वो जो बैक्टीरिया है बेसिकली उसकी सबसे अहम करैक्टर ये है कि बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहें तो 80 to 120 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो टॉलरेट करने की ये बैक्टीरिया एबिलिटी रखते हैं। तो इस ऐसे बैक्टीरिया का हाइड्रोथर्मल वेंट्स में मिलना एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है इस बात का कि अर्लियर जो ऑर्गेनिज्म थे, क्योंकि ज़मीन पे भी टेम्परेचर इतना ही ज़्यादा था शुरू के टाइम में, तो इसका मतलब है कि ये एक अहम एविडेंस है इस बात का कि यही वो लाइफ होगी या इसी तरह के वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो उस टाइम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सो इसको एक एविडेंस के तौर पे पेश किया जाता है, राइट। हाइड्रोथर्मल वेंट्स में चूँकि अभी हमने कहा कि इसके अंदर जो है वो लाइफ की एग्जिस्टेंस देखी गई प्रूफ के तौर पे, एविडेंस के तौर पे, तो इसको बिलीव किया जाता है कि यहीं से लाइफ का ओरिजिनेट हुआ था, राइट। सो यहाँ पे मैं साथ साथ में कुरान करीम की आयत भी कोट कर दूँ। कुरान करीम की आयत में है कि हमने जानदार को पानी से पैदा किया। मैं बहुत ज़्यादा उसकी तफसीर नहीं जानती इसके बारे में, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुरान करीम में जो भी आयत दी गई हैं वो एक बड़ी क्लियर कट निशानियां हैं जिसको साइंस ने अभी कुछ प्रूव किया है और कुछ प्रूव करना बाकी है, ठीक है। तो उसकी एक एक आयत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सी निशानियां हैं इस कुदरत में होने वाले तमाम फिनोमेना के बारे में, और उसमें से ओरिजिन ऑफ लाइफ एक है। हमने जानदार को पानी से पैदा किया, इसके बारे में भी एक साइंटिफिक फैक्ट के तौर पे पेश किया जाता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स को, कि इसमें भी जो प्रोकैरियोट्स थे दैट आर अ लिविंग एंटिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि गर्म पानी के चश्मों में पाए गए, ऐसे पानी के चश्मों में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और यही एक एविडेंस है कि यहाँ से शायद लाइफ शुरू हुई होगी। सो ये एक एविडेंस के तौर पे इसको साइंटिफिक फैक्ट के तौर पे उसकी एक्सप्लेनेशन में पेश किया जाता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जैसा कि कहा टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक का टॉलरेट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ स्लाइड में आपको 2 डिग्री सेल्सियस है, दैट्स एक्चुअली 120 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर हम अर्थ को देखें तो इनिशियली जो था वो चूँकि इन्वायरमेंट बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जो लाइफ को सपोर्ट कर सके, तो सडनली ऐसा नहीं हुआ कि पहले ऑर्गेनिजम्स बनना शुरू हो गए लेकिन इन्वायरमेंट बाद में इस्टेब्लिश हुआ। नहीं, पहले इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश हुआ, उस इन्वायरमेंट के बाद वहाँ आहिस्ता आहिस्ता लाइफ की एग्जिस्टेंस होती गई, और लाइफ की एग्जिस्टेंस होने के बाद मज़ीद जो है वो आगे चेंजिंग आती चली गई। जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आता गया, इन्वायरमेंट चेंज होता गया, उसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी उसी तरह से इंक्रीज़ होते गए। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी थी वो क्या था कि एटमॉस्फेयर पे ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थी नहीं क्योंकि प्लांट लाइफ थी नहीं। प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनिशियली क्या हुआ कि जब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मौजूद थे तो उन्होंने क्या किया कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, उन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू किया, जिसमें साइनोबैक्टीरिया टाइप आती है, राइट। उन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू किया, जिसके रिजल्ट में क्या था कि वो इन्वायरमेंट जहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी वो क्या हो गया, वो ऑक्सीजन फुल हो गया, राइट। तो इसका मतलब है कि अब जैसे ही इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आना शुरू हो गई तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जब बढ़ने लगी तो उस दौरान एरोबिक बैक्टीरिया भी आना शुरू हो गया। एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से क्या हुआ कि वो उन्होंने ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स और एल्गल टाइप के मेंबर्स की फॉर्मेशन हुई, यानी प्रोड्यूसर्स की जब फॉर्मेशन हुई तो उसके रिजल्टेंट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन बनना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट था वो इंटायरली चेंज हो गया, जिसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले थे, क्योंकि अब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थी। इससे पहले जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहे थे वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। अगेन मैं क्रॉस रेफरेंस दूंगी आपको, चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 में आपने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में पढ़ा कि जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उनकी फोटोसिंथेसिस प्लांट से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि प्लांट
ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, जबकि बैक्टीरिया सल्फ़र इवॉल्व करते हैं। प्लांट वाटर यूज़ करते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो है हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन एक फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुई, यानी ऑक्सीजन इवॉल्व करना शुरू हुई, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हुआ। उसके साथ एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ इस अर्थ के ऊपर, वो था ओजोन की फॉर्मेशन। व्हाट इज़ ओजोन? चैप्टर नंबर 27 में ऑलरेडी हम ओज़ोन के बारे में पढ़ चुके हैं, आप लोग डिटेल से उसके बारे में लेक्चर सुन चुके हैं। ओज़ोन क्या है कि ये एक ब्लूइश कलर की लेयर है हमारे अर्थ के अराउंड, जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेटोस्फीयर जो रीजन है अर्थ का, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। काम इसका क्या होगा कि जैसे ही ओज़ोन लेयर की फॉर्मेशन हुई, तो जो सन से हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही थी, वो रेडिएशंस आना ख़त्म हो गई। तो उसके रिजल्टेंट में क्या हुआ कि लाइफ जो अर्थ के ऊपर थी वो स्टेबल होना शुरू हुई, क्योंकि इससे पहले अगर हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है तो डेफिनेटली टेम्परेचर को एक्सट्रीम करने में भी उसका बहुत बड़ा हाथ था, प्लस उसके साथ साथ वो कंटिन्यूसली जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके लिए एक थ्रेटन भी था, बिकॉज दैट्स नॉट फेवरेबल फॉर द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो जैसे ही वो प्रोटेक्टिव लेयर बनना शुरू हुई, और जिसके रिजल्ट में इन्वायरमेंट और ज़्यादा सूटेबल हो गया कि यहाँ पे और ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो है वो लाइफ ओरिजिनेट होना शुरू हो गई, यानी लाइफ जो है वो आगे मज़ीद प्रोसीड करना शुरू हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चेंजेस थी इनिशियली, जो कि बेस बनी एवोल्यूशन की फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर सबसे पहले सेल की बात करें कि सबसे पहला जो सेल था जो अर्थ के ऊपर डेवलप हुआ, तो जो एविडेंसेस पेश किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग दैट वाज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और दो बहुत इंपॉर्टेंट अप्रॉक्सीमेट टाइम ड्यूरेशन मेंशन किए गए हैं, तो कितने टाइम पहले जो था वो, जो कि प्रोकैरियोट को कहा जाता है, वो पहले अराइज हुए। सो उनका जो टाइम पीरियड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स अगो प्रोकैरियोट बने, जो कि पहले डेवलप हुए। और उनके बाद जो यूकैरियोट डेवलप हुए, तो उनमें कहा जाता है कि जो पहला यूकैरियोट इवॉल्व हुआ था वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो था। तो इस मीन्स कि जो ज़्यादा प्रीमिटिव हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। एंड दीज टू स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एमसीक्यू एज वेल, कि इनका जो टाइम ड्यूरेशन यानी ये कब अराइज होना स्टार्ट हुए थे। यहाँ तक हम अपना टॉपिक आज एंड करेंगे। बाकी जो पॉइंट है दैट इज़ अबाउट द हाइपोथेसिस ऑफ यूकैरियोट एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट, ये इंशाल्लाह मैं कल के लेक्चर के साथ इसको कंटिन्यू करूँगी। आज तक का हमारा टॉपिक यही था, बिकॉज उसमें साइंटिस्ट का वर्क भी है, तो आप लोगों को प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। बेहतर है कि आप यहीं तक ही आज के लेक्चर को मैं आज का लेक्चर एंड करूँगी, आप यहीं तक इसको प्रिपेयर करें। असाइनमेंट मैं आप लोगों को अभी टेक्स्ट कर दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।